हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्च फिजिक्स क्लास। अपने राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे 12th क्लास का, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी चैप्टर अपने कवर कर लिया इसमें। अब अपने कर रहे थे इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके कारण अलग अलग पॉइंट्स पर अपने को इंटेंसिटीज फाइंड करनी होती हैं। तो वो अपने कहा था कि अपने सिलेबस में ओनली 2 पॉइंट के लिए इंटेंसिटी फाइंड करनी है। या तो क्या हो, कल अपने जैसे प्रीवियस वीडियो में किया था कि एक डाइपोल होता है और ये उसकी क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है जो दोनों डाइपोल को क्या करती है, आपस में अटैच करती है। तो इस एक्सियल लाइन पे एक पी पॉइंट यहाँ पे लिया था और उस पी पॉइंट पे अपनी इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी, या ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि आई थी 2 kp अपॉन में r³ ठीक है, ये वैल्यू कल अपने फाइंड की थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब अपने को आज फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन पर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपने देखते हैं, पहले डायग्राम समझ लो इसका कि डायग्राम में आपको गिवन क्या क्या क्वांटिटीज़ गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो देखो दो चार्जेस हैं जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये ए पर रखा हुआ और ये बी, -q चार्ज ए पर पड़ा और +q बी पर। और इन डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2a से अपने उसको शो करते हैं। और ओ इसका क्या है, इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। तो ए से ओ तक जो डिस्टेंस है वो भी ए है और ओ से बी तक है वो भी कितनी है, ए अपने को दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि इस ओ पॉइंट से पी पॉइंट है एक, बिल्कुल इसकी क्या है, एक सीध में है, यानी एक ही लाइन पे ये क्या करते हैं, लाई करते हैं दोनों पॉइंट्स, यानी ओ और पी। और ये पी पॉइंट इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। इस पी पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आपको एक बार थोड़ा सा डायग्राम मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये डायग्राम बना कैसे, तो देखो दो चार्जेस अपने को गिवन थे, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा था और एक चार्ज यहाँ पे। ये वाला चार्ज अपने -q ले रखा है और ये वाला +q चार्ज ले रखा है। और इसका जो मिड पॉइंट है दोनों चार्जेस का, यानी डाइपोल का मिड पॉइंट, वो ओ आपको गिवन है। ठीक है, तो ये ए और ये कितनी हो जाएगी, ए। टोटल क्या होंगे, डिस्टेंस क्या होती है इनकी, 2a होती है। अब नेक्स्ट देखो अपने को फाइंड क्या करना है कि इस ओ पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, यानी यहाँ पे r डिस्टेंस पे कौन सा है, एक p पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, p पॉइंट है। इस पे आपको क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो देखो इस पर इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बिल्कुल कल वाला अपने मेथड फॉलो करेंगे कि इस -q के कारण भी यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू देखेंगे और +q के कारण भी इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स अपने एज्यूम कर रखे हैं कि ये ए पॉइंट और इधर वाला पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट एज्यूम कर रखा है। तो अब देखो इस ए पॉइंट पे -q चार्ज जो प्लेस किया हो उसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी की पहले डायरेक्शन देखते हैं। मान लेते हैं कि इसके कारण जो इंटेंसिटी आएगी उसको ई ए से अपने शो कर देंगे। ठीक है, तो इस ए की अपने क्या देखते हैं, एक बार डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अपने ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ए पी बी एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इसमें एज्यूम कर लेते हैं एक चीज़। देखो दो चीज़ें एज्यूम करते हैं भी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली क्या है, स्मॉल l डिस्टेंस है। और ये वाले जो एंगल बने हुए हैं यहाँ पर भी थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी थीटा, यानी -q और +q को इस p पॉइंट से जब आप मिलाओगे तो थीटा तो एंगल बनेंगे और दोनों डिस्टेंसेस क्या आपने एज्यूम कर ली, स्मॉल l और स्मॉल l, क्योंकि ये मिड पॉइंट है वो। ठीक है, अब अपने इंटेंसिटी देखनी है, तो इस ए पॉइंट के कारण इंटेंसिटी देखनी है इस पी पर। तो इंटेंसिटी देखने के लिए अपने क्या करते हैं, इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हैं। टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे रखोगे और उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स देखोगे। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज अपने क्यू नोड रखा और आपको पता है टेस्ट चार्ज होता कैसा है, प्लस का होता है। तो ये वाला माइनस चार्ज इस +q नोड को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, अट्रैक्शन वाली डायरेक्शन यही है। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी, ई ए की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करें, अगर ई बी की, यानी जो बी पे चार्ज प्लेस किया हुआ है उसके कारण इंटेंसिटी देखनी हो, 20+q के कारण, तो इस +q और ये वाला भी +q नोड, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल वाली डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ई बी की, या आप इसको आगे बढ़ा के भी दिखा सकते हो
भाई ये वाली जो लाइन जा रही है इसकी सीध में जा रही है, देखो थोड़ी टेढ़ी बन गई है, बिल्कुल इसकी सीध में ये लाइन है। और ये वाली लाइन कौन सी है, ई ए इंटेंसिटी की, सॉरी ई बी इंटेंसिटी की है रिपल्शन। तो ई ए इंटेंसिटी तो इस साइड आ गई और ई बी ये इंटेंसिटी आ गई, मतलब दो इंटेंसिटीज आपकी ऐसे आ रही हैं, ठीक है। इधर ई ए आ रही है और इधर ई बी आ रही है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में तो दोनों इंटेंसिटीज एक ही लाइन पे आ रही थी, एक ऐसे आ रही थी और एक ऐसे, दोनों को माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर आपकी दोनों इंटेंसिटीज के बीच कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है। तो एंगल आ रहा है तो ये वाला अपने डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अपने को थोड़ा सा अलग मेथड इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो मेथड क्या लगाते हैं, डायग्राम आपने समझ लिया भी बना कैसे, तो वो सारा डायग्राम ही यहाँ पे मैंने शो कर रखा है कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये ई ए की है, और ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो किसको शो कर रही है, ई बी को, ये वाली डायरेक्शन शो कर रही है। अब देखो ये वाले एंगल अपने थीटा एज्यूम कर रखे थे, ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल थीटा। तो अब अपने क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन, जो लाइन क्या है इस ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पी ए बी के पैरेलल है। तो अब देखो क्या हो जाएगा कि अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर थीटा है, अगर ऊपर वाले एंगल की मैं बात करूं, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी मैंने थीटा लिख रखा है इतना। तो इतना एंगल थीटा कैसे होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, क्योंकि ये दो लाइंस क्या है यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, और एक लाइन इनको क्या कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सेम। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला दोनों कितना आगे, थीटा थीटा आगे। अब नेक्स्ट देखो अपने को करना क्या है इसमें, कि आपके पास ये ई बी आ गया और दो एंगल थीटा। तो अब इन ई ए और ई बी को मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं एक लाइन के साथ। तो कंपोनेंट में जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि कब जिस भी वेक्टर को अपने कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कोस होता है और दूसरा क्या होता है, साइन। तो अब आपका वेक्टर इस टाइप से है, तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो एक दूसरे के क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे। तो इसके कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बिटवीन ये क्या होता है, अपना जो वेक्टर है वो लाई करता है, यानी ई ए वेक्टर यहाँ पे बीच में होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बना दिए मैंने इस ई ए के, इधर तो ई ए कोस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये क्या कर दिया, ई ए साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन शो कर दी। अब नेक्स्ट बिल्कुल इसी टाइप से आपको ई बी के कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं। तो ई बी के जब आप कंपोनेंट बनाओगे तो देखो ई बी आपका वेक्टर इस टाइप से है, बिल्कुल इसके जैसा बनाता हूँ। तो अब इसके कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ऐसे बनेगा और एक बिल्कुल इसके ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा, ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब ये वाला एंगल थीटा है तो थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है उसको कोस, तो ई बी कोस थीटा ये बन गया, और ई बी साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। तो आपने क्या किया, दो इंटेंसिटीज को चार कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ये तो डायग्राम के बारे में था, अभी डायग्राम बना कैसे ये, तो देखो लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट्स सेंटर पॉइंट इज क्या है, ओ, एंड ए पॉइंट पी सिचुएटेड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये वाली लाइन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, और इस पे ये वाला पॉइंट क्या है, एक पी पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी स्मॉल आर, ये वाली डिस्टेंस क्या गिवन आपको, स्मॉल आर। देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पी पे अपने को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो नेक्स्ट, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो आपको पता है इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला है किसी चार्ज के कारण, वो के क्यू स्क्वेयर, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है, के क्यू नहीं, के क्यू स्क्वेयर नहीं, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, देखो के क्यू और अपॉन में दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पी ए आ जाएगी या ए पी, तो वो ए पी का स्क्वायर। अब ए पी को आपने एज्यूम किया था एल, तो वो एल यहाँ पे पुट कर दिया। तो ए पी और बी पी दोनों को एल एज्यूम कर रखा है, और एंगल इसका क्या है, थीटा। तो ई ए जो आ जाएगा आपके पास वो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, मतलब इस ए पी की वैल्यू एल स्क्वायर आ जाएगी। और इसकी डायरेक्शन देखो मैंने कैसे शो कर रखी है, फ्रॉम पी टू ए, पी टू ए, तो यही डायरेक्शन आ रही है भाई। ये वाला जो एरो है इस टाइप से लगा है, ये ई ए की डायरेक्शन है, तो ये पी टू ए की साइड ही आ रहा है।
तो अपने P2A लिख दी इसकी डायरेक्शन। अब नेक्स्ट बात करें कि सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये हो जाएगी KQ² अपॉन BP²। तो BP की वैल्यू भी अपने क्या लिखी है, L लिखी है, तो KQ² अपॉन L²। अब इसकी डायरेक्शन मैंने शो कर रखी है B2P। तो इसमें देखो B2P डायरेक्शन है या नहीं, ये वाली डायरेक्शन B2P है और ये EB की डायरेक्शन है, तो B2P क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अपने देखो क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाली ऊपर वाली KQ² L² 1 थी और ये 2 की EA और EB की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है इसमें, वो क्या है कि बट डायरेक्शन ऑफ EA एंड EB इज डिफरेंट, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट आ रही है। तो अपने क्या करते हैं, नाउ वी डिवाइड EA एंड EB इन कंपोनेंट्स। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट साइन थीटा कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द इंटेंसिटीज विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, कि साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट एंड EA साइन थीटा इज इक्वल टू EB साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा वाले कंपोनेंट मैंने कह रखा है, डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे देखो EA साइन थीटा की डायरेक्शन ये है और EB साइन थीटा की डायरेक्शन ये वाली है। तो दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम है, तो सेम कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। भाई मान लो भी 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे नीचे लग रहा है और 10 का ऊपर लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इनको क्या कर देंगे, अपने जीरो कर देंगे एक दूसरे की वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये वाला जो इस डायरेक्शन में नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, अगर कोस थीटा वाले कंपोनेंट की बात करूं तो दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, और मैंने आपको बताया कि अगर किसी बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा हो, कि इधर ही 10 न्यूटन का लग रहा है और इधर ही 20 न्यूटन का आपके पास फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अपने डायरेक्ट उनका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, अपने सम कर देंगे। मतलब फाइनल इंटेंसिटी में ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और ओनली ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अपने नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि बट कोस थीटा कंपोनेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों कोस थीटा कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो EP आएगी वो क्या आ जाएगी, EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा। अब ऊपर आपने पढ़ा है कि EA इज इक्वल टू EB होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, KQ अपॉन L², दोनों की वैल्यू आई थी अपने पास, तो KQ अपॉन L² वैल्यू है, तो वो इस कारण इक्वल है। तो अपने EA की जगह या EB रख दो, या यहाँ पे EB की जगह EA पुट किया हुआ है, तो ये 2EA कोस थीटा बन जाएगा। अब इसमें आपके पास जिसकी वैल्यू वो पुट कर दो, EA की वैल्यू KQ अपॉन L² ये पुट कर दी, साथ में है कोस थीटा। अब एक चीज़ देखो, आपने कई डेरिवेशन ग्रेविटेशन में भी देखा होगा कि आपको जो जो क्वांटिटीज़ गिवन होती है फॉर्मूला उसी की फॉर्म में आपको निकालना पड़ता है। तो देखो स्टार्टिंग में अपने को यहाँ पे एक तो A गिवन था और एक R गिवन था, लेकिन L और थीटा अपने खुद की तरफ से एज्यूम की हुई क्वांटिटी थी, मतलब ये आपको गिवन नहीं थी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी आपने एज्यूम कर रखी है उसको इसकी फॉर्म में उनकी वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपने L और थीटा की वैल्यू A और R की फॉर्म में निकालेंगे। तो देखो वैल्यू ऑफ L इन टर्म्स ऑफ A एंड R, A एंड R की टर्म में क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटीज़ आपको गिवन है। तो अपने अगर डायग्राम में चलें, डायग्राम से बात करें, तो देखो डायग्राम में ये वाली जो लेंथ है कितनी है, ये वाली A है, ये वाली R है और ये वाली क्या है, L है। और ये क्या है, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, कौन सा, AOP। ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब देखो यहाँ पे ये L है, ये हाइपोटेनस है, A बेस और R यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो L² इज इक्वल टू A² प्लस R² होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी है मैंने कि L² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² प्लस R²। या L की वैल्यू निकालना चाहे तो इसका वैसे तो क्या होता है, अंडररूट होता है, और अंडररूट को अपने पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 4 आ गई। एक मसला तो अपना सॉल्व हो गया, अभी L की वैल्यू अपने पास किसकी फॉर्म में आ गई, A और R की फॉर्म में आ गई। अब नेक्स्ट अपने को निकालनी है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू अपने क्या करते हैं, देखो जो ऊपर फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, इसमें कोस थीटा आ रहा है, तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ऊपर डायग्राम में चलता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू आप देखना कि इस ट्राइंगल में बात करूँ, देखो ट्राइंगल आप कोई भी ले सकते हो, चाहे आप इधर वाला ट्राइंगल लो, इस साइड वाला, ये वाला,
तो ट्राइंगल ये लो चाहे इधर वाला ट्राइंगल लो, बात एक ही है, क्योंकि इसमें भी एल ए और आर आ रही हैं जो साइड्स हैं, और इसमें भी एल ए और आर आ रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोस थीटा की बात करूँ तो थीटा ये है, थीटा के बिल्कुल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कोस जो होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे ए है और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, एल है। तो अपने क्या लिखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू ए अपॉन एल लिख देंगे। तो चलते हैं, देखो कोस थीटा यहाँ पे क्या लिखा, ए अपॉन एल, और एल की वैल्यू आपको पता है, एल की वैल्यू आपने ए और आर की फॉर्म में निकाल रखी है, ये यहाँ पे पुट कर दी। अब एल और कोस थीटा दोनों की वैल्यू आपके पास ए और आर की फॉर्म में आ गई इक्वेशन 4 और 5 में। तो अब इस वैल्यू को क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो देखो 3 में जब पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये 2 का 2 पड़ा ही है यहाँ पे, ये 2 पड़ा है यहाँ पे, फिर के क्यू पड़ा है, के क्यू पड़ा ही है आपके पास, फिर एल स्क्वेयर है, एल स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1 लिख दिया, या आप मत लिखो। और साथ में जो कोस थीटा की वैल्यू आ रही है वो आपके पास देखो क्या आ रही है, ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2। सारी वैल्यूज़ अपने पुट कर दी। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ बन गई अपने पास कि के 2 के क्यू, यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1 है, और यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2, और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ऐड हो जाती हैं, क्योंकि देखो 2 की पावर 2 और इनटू में आपको 2 की पावर 3 दे रखा हो, तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5, यानी ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम हो तो वही चीज़ ऐड की, 1 + 1/2 कर दिया, तो ये क्या आ गया, 3/2 आपके पास आ गया, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब ऊपर देखो, ऊपर वाले को थोड़ा सा मैंने अरेंज किया हुआ है। कैसे अरेंज किया कि ये क्यू पड़ा था और ये 2 पड़ा है और ये ए पड़ा है, तो क्यू इंटू 2a लिख दिया इसको, और क्यू इंटू 2a को अपने p लिख सकते हैं, क्योंकि p क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। p = क्या लिखते हो आप, q इंटू 2a इसका फॉर्मूला लिख देते हो। ठीक है, q इंटू 2a क्या होता है, p का फॉर्मूला। तो के पी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2 क्या आ जाएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट p, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको तो निकालना है अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, भी सिंपल रिजल्ट जो आपने क्या कर सके, डायरेक्ट काम में ले सके। ये तो है सभी डिस्टेंसेस के लिए, और ये आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट गिवन है कि अगर a की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, जैसे ऊपर वाले अपने जो डेरिवेशन किया था उसमें किया था। ठीक है, तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो अब बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी जब आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ऐड करते हो तो वो लगभग बड़ी क्वांटिटी के इक्वली आंसर आता है। तो ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की जगह अपने क्या रख सकते हैं, आर स्क्वेयर पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर की पावर 3/2, और आर स्क्वेयर की पावर 3/2, ये 2 से क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये आर क्यूब बन जाएगा। तो ये तो क्या आ गई इंटेंसिटी की वैल्यू। अब नेक्स्ट आती है इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अपने को क्या देखना पड़ता है, डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो दोनों क्वांटिटी देखो, वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है, जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो। तो वेक्टर का साइन आपने ई और के, इसमें के कांस्टेंट था, आर यहाँ पे क्या ओनली मैग्नीट्यूड है, पी के ऊपर आपने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। अब आपको मैंने बताया था कल लास्ट में कि अगर आपको क्या हो कि ई पी और पी वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, फिर तो आप यहाँ पे प्लस साइन रख सकते हो, अन्यथा आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने नेगेटिव लगाया, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब ऊपर डायग्राम में देखते हैं कि ई पी और पी की डायरेक्शन अपोजिट कैसे है। तो देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको कोस थीटा वाले कंपोनेंट दे रहे थे, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी, ई पी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, ई पी की डायरेक्शन ये वाली है। अब आपको पता है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे लेते हो, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपने पास ये वाली आ जाएगी। तो अब देखो, एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों क्या आ जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट है तो तभी अपने जो इसका फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म, उसमें क्या लगा दिया, -kp/r³ लगा दिया। हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ ई पी वेक्टर एंड पी वेक्टर इज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना, अपोजिट होती है इसकी डायरेक्शन, अपने को ये बताता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ऊपर वाले 2 टॉपिक तो इंटेंसिटी के थे। ठीक है,
अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो देखो क्या है कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले दो क्वांटिटीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक तो टॉर्क और दूसरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो टॉर्क तो क्या होता है कि मैंने बताया था आपको एग्जांपल, टॉर्क में अपने मेन एग्जांपल क्या पढ़ते हैं कि जो दरवाजे यानी कोई भी गेट है उस पर हैंडल लगा होता है, तो उस हैंडल को अपने क्या करते हैं, पकड़ के गेट को बंद करते हैं, तो वहाँ पे अपने फोर्स ना लगा के टॉर्क लगा रहे होते हैं, क्योंकि जो गेट है आपका वो वहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रहा होता है। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसको अपने टॉर्क बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है फोर्स इंटू जो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर अपने दो मेटल की प्लेट्स को एक दूसरे के क्या कर दें, अपोजिट रख दें, और एक पे प्लस चार्ज हो और एक पे माइनस चार्ज हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी होंगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू होगी वो हर एक पॉइंट पर सेम होगी और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दो प्लेट्स के बिटवीन, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो अब देखो आपको क्या करना है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ई, और उसके बीच एक डाइपोल को रख देना है, और फिर देखना है अभी डाइपोल कैसे बिहेवियर उसका रहता है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो आपने क्या कर रखा है, पहले डायग्राम समझो कि दो प्लेट्स ले ली मेटल की, ये वाली प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बिटवीन क्या जनरेट हो गया आपके पास, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे की ऐसे प्लस से स्टार्ट होके माइनस की तरफ जा रही हैं। ठीक है ना। तो इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो अपनी ई एज्यूम कर रखी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, एक डाइपोल लेते हैं, ये डाइपोल ले रखा है, इसमें ए पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, और बी पे प्लस क्यू चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है, वो प्लेस कर दिया। और ये प्लेस भी कैसे किया आपने, थीटा एंगल बनाया है इस ई वेक्टर के साथ, जो डाइपोल का एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है। तो थीटा एंगल क्यों बनाया आपने, कोई दूसरा भी आप ऐसे पैरेलल भी रख सकते थे, परपेंडिकुलर भी रख सकते थे, ठीक है, ऐसे टेढ़ा भी रख सकते थे। तो अपने क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल ना लेके कॉमन एंगल ले लेते हैं थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो ये आपका डाइपोल ऐसे हो जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो फिर क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो अपने एक कॉमन केस लेके चलते हैं कि जब आपका एंगल क्या हो, थीटा हो, मतलब ऐसे एंगल पर आपका जो डाइपोल है वो प्लेस किया हुआ हो। तो अब देखो अपने क्या बात करते हैं, वही चीज़ मैंने जो डायग्राम में शो कर रखा है उसको थ्योरेटिकली लिखा है कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके साथ एक डाइपोल क्या कर रहा है, थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट से फोर्स ऑन बोथ चार्जेस। आपको पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसमें क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ हो, तो उस चार्ज पे एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो चार्ज प्लेस किए हुए हैं, तो दोनों चार्जेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किस साइड लगेगा, तो देखो माइनस क्यू चार्ज को ये वाली प्लस प्लेट है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी इस पे वो इस डायरेक्शन में इस पे एक्सर्ट होगा, जो फोर्स इस पे लगेगा। और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, वेक्टर फॉर्म में एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वैक्टर है। माइनस क्यू ई मतलब यहाँ पे एफ वैक्टर और ई वैक्टर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप देख सकते हो कि ई वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है और फोर्स इस पे क्या लग रहा है इस साइड, तो आपने माइनस क्यू ही लिखा। और नेक्स्ट प्लस क्यू चार्ज की बात करूं तो प्लस क्यू चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव प्लेट है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर लगेगा। ठीक है। तो दो फोर्स इस पे वर्क कर रहे हैं। अब देखो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों फोर्सेज का सेम है बिल्कुल, मतलब 10 न्यूटन का ये है, क्योंकि क्यू ई ये है और क्यू ई ये है। माइनस तो किसके कारण आया, डायरेक्शन के कारण। तो मतलब दोनों फोर्स वैल्यू तो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लें भी इस डाइपोल पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स तो इस पे क्या हो जाएगा, 0।
तो थियोरेटिकली उसको लिखा देखो कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज तो क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है इस साइड प्लस पे, तो और माइनस पे क्या लग रहा है इसके अपोजिट, तो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर मैंने लिखा। ठीक है, तो अब देखो, सो इट इज क्लियर दैट बोथ द फोर्सेज आर इन सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, कितना है, क्यू ई दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेज का, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में दोनों फोर्सेज क्या है, अपोजिट है। सो नेट फोर्स ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स अगर आपसे पूछ लें भी सिस्टम का टोटल फोर्स कितना है, तो टोटल तो क्या है, जीरो है, बट दीज फोर्सेज आर नॉट वर्किंग इन ए लाइन। लेकिन आपके जो फोर्स हैं वो ऐसे नहीं भी एक इस लाइन पे काम कर रहा है तो दूसरा भी इसी लाइन पे काम करेगा, एक फोर्स तो यहाँ पे काम कर रहा है और एक फोर्स क्या है, इसे टेढ़ा ऐसे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि दोनों की जो वर्किंग लाइन है वो एक नहीं है, मतलब ऐसे नहीं भी एक ही लाइन में दोनों वर्क कर रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो अब देखो ये फोर्स क्या करेंगे कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है और एक फोर्स उसको ऐसे खींच रहा है और एक फोर्स ऐसे खींच रहा है, तो ये दोनों इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, मतलब ये वाला फोर्स तो इसको नीचे लेके आएगा और ये वाला फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, दोनों की लाइन एक ना हो जाए, मतलब दोनों फोर्स ऐसे ना काम करने लग जाए। तो मतलब ये डाइपोल को क्या करने का काम करेंगे, दोनों फोर्सेज रोटेट करने का काम करेंगे। ठीक है ना, दोनों फोर्सेज रोटेट करवाएंगे और उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो देखो क्या लिखा है कि बोथ द फोर्सेज विल मेक ए कपल ऑफ फोर्स, कपल बनाते हैं एक फोर्स का, यानी दो फोर्स काम करते हैं, विच विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल, जो डाइपोल को रोटेट करवाने की ट्राई करते हैं, एंड मेक इट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करते हैं, पैरेलल लाने की ट्राई करते हैं। सो हेयर टॉर्क विल वर्क ऑन डाइपोल, तो जब भी रोटेट होगी कोई ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे फोर्स ना लेके अपने क्या लेते हैं, टॉर्क लेते हैं। तो अब देखो टॉर्क निकालना आपको, टॉर्क का फॉर्मूला टो इज इक्वल टू क्या लेते हैं, फोर्स, और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बिटवीन क्या लेंगे, अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसकी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फोर्स तो क्यू ही है और दोनों फोर्सेस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो देखो एक फोर्स तो ऐसे वर्क कर रहा है, इस लाइन पे वर्क कर रहा है ये, ठीक है ना, एक फोर्स की वर्किंग लाइन ये है और दूसरे फोर्स की वर्किंग लाइन है वो ये वाली है, तो इन दोनों के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस आप यहाँ पे क्या लोगे, दोनों फोर्सेस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये बी सी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो अपने को पता है भी ये जो डाइपोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो तो आप 2a लेते हो और ये आपको बी सी फाइंड करनी है। तो गिवन 2a है जो कि क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है 2a, और बी सी इसका क्या है, इसका जो है बेस है, क्योंकि थीटा सॉरी बेस क्या, परपेंडिकुलर है इसका, क्योंकि ये थीटा के बिल्कुल फ्रंट वाली जो साइड है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसमें लेना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, साइन थीटा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो कि फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2a, और बी सी अपने को क्या करना, निकालना है, तो बी सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा आ जाएगा। अब इस बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो इस पॉइंट में, तो देखो क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, अब फिर यहाँ पे क्यू और 2a साथ साथ आ रहे हैं, तो क्यू और 2a को अपने क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा। तो देखो टॉर्क की वैसे तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई, ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना, तो वेक्टर फॉर्म में शो करने का तरीका क्या है कि जो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उस पर वेक्टर लगाओ, तो यहाँ पे P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, पी ई साइन थीटा, एन कैप लगाते हैं यहाँ पे, एन कैप यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी हो सकता है। यह आपने जो 11th क्लास में वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था उस फॉर्मूले में आया था, ये देखना दोबारा आप बुक खोल के। तो अब इस पी ई साइन थीटा को अपने पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। कारण क्या है पी क्रॉस ई लिखने का, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसमें अगर ए क्रॉस बी आपको दिए हुए हैं, अगर दो वेक्टर आपको गिवन हो कि एक ए है और दूसरा बी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप उसको लिखने का क्या तरीका होता है, ए बी और यहाँ पे लगा देते हो आप साइन थीटा।
ए बी क्या लिखते हो साइन थीटा, और ब्रैकेट में इसकी डायरेक्शन लगा देते हो एन कैप। एन कैप की वैल्यू आई जे के कुछ भी हो सकती है। तो अब आपका जो फॉर्मूला है वो ए बी साइन थीटा एन कैप तो गिवन है, तो मतलब इससे अपने क्या रिवर्स भी चल सकते हैं। तो रिवर्स चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ए बी की जगह पी और ई आ रहे हैं, तो पी क्रॉस ई यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोस थीटा होता, मान लो कि अगर आपको पी ई कोस थीटा यहाँ पे गिवन होता, तो आप इसको क्या लिखते, पी वेक्टर डॉट में ई वेक्टर, क्योंकि कोस थीटा हमेशा डॉट प्रोडक्ट में आता है और साइन थीटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टो आपके पास आ गया पी क्रॉस सी। नेक्स्ट आपको क्या है कि यूनिट निकालनी है एक तो टो की। तो टो की जो यूनिट होती है वो वैसे तो अपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि एफ यानी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मीटर में लेते तो न्यूटन इंटू मीटर आना चाहिए इसका जो यूनिट है। तो यहाँ पे देखो पी की जो यूनिट होती है वो कुलाम इंटू मीटर होती है, और ई की जो यूनिट होती है वो न्यूटन अपॉन कुलाम। तो कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर ही क्या आ जाएगी इसकी यूनिट। यूनिट सेम रहेगी चाहे आप रोटेशनल मोशन में पढ़ रहे हो चाहे आप चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेसन में पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट है जे वेक्टर की टो वेक्टर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ टो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, एंड डायरेक्शन कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। कि पी वेक्टर और ई वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, और आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकालोगे। कैसे कि पी वेक्टर की साइड, जिस साइड पी वेक्टर आपका उस साइड अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखोगे, और जिस साइड ई वेक्टर है उस तरफ फिंगर्स रोटेट कर दोगे। तो जो आपका थंब होगा वो क्या करेगा, टो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अब ऊपर वाले में निकालते हैं, देखो डाइपोल जो पड़ा हुआ है, तो इसमें जो आपकी पी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो पी वेक्टर आप लेते हो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के टुवर्ड्स, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये पी की डायरेक्शन आ गई आपके पास। और ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी इधर वाली डायरेक्शन, ये किसकी है, ई वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ई वेक्टर आपका इस साइड। तो अब आप क्या करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस पी वेक्टर की तरफ रखो और ई वेक्टर की तरफ उनको क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो रोटेट करोगे तो जो आपका थंब आएगा वो जो आपका ये प्लेन है इसके अंदर की ओर आएगा, मतलब इनवर्ड आएगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर मान लो आपका क्या है कि पी वेक्टर आपको गिवन हो, भी पी वेक्टर आपको ऐसे गिवन हो और ई वेक्टर आपको ऐसे गिवन हो, फिर आप क्या करो, पी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखो और ई वेक्टर की तरफ रोटेट करो। तो निकाल के देखना भी अंदर आ रही है या बाहर आ रही है इसकी डायरेक्शन। तो पी वेक्टर की तरफ ने अपने राइट हैंड का फिंगर्स को आपने रखना है और ई वेक्टर की तरफ उनको रोटेट कर देना है। तो जिस साइड आपका थंब आएगा वो क्या हो जाएगी, टो वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़े स्पेशल केस हैं इसके कि अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू यानी थीटा एंगल है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री गिवन हो, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0। तो टो मिनिमम यानी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि टो इज इक्वल टू आपने पढ़ा है पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो मतलब टो की वैल्यू मिनिमम होगी। और इन दोनों जो कंडीशंस हैं दोनों क्या है कि थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली जो पोजीशन है इसको बस नाम दे रखा है। नाम कैसे दे रखा है, इनकी नेमिंग कैसे की हुई है कि इसको तो बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा डाइपोल है, और इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। तो आपको एंगल याद रखना है भी 0 डिग्री को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री हो तो साइन 91 होता है, तो टो मैक्सिमम क्या होता है पीई होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था डाइपोल पर लगने वाला जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला है। तो यहीं तक आपका क्या है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सारे टॉपिक्स अपने इसके कवर कर लिए। अब अपने पास बचे हैं इसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो देखो एक या दो वीडियो अगर एक में पूरा हो तो एक, नहीं तो 2 वीडियो कम से कम मैं इसकी बनाऊंगा। जो इसके पीछे एक तो MCQ है और एक शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। तो वो आज आप क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा
ट्राई करके देखना भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप और MCQ कितने का आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मेरे को लगेंगे कि जो आपको यानी कि हार्ड हैं आपके लिए, वो मैं उसमें कवर कर दूंगा। और एक वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा जो आपके अगर जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक वीडियो इस चैप्टर में से अब तक पिछले जो 5 साल के बोर्ड के पेपर आए हुए हैं आपके 12th क्लास के, प्रीवियस 5 ईयर्स आपके जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं उन सब पे मैं क्या बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था काफ़ी बड़ा डेरिवेशन था, 2 पेज का डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन याद करने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ, हर बार बताता हूँ हर एक वीडियो में। लिख लिख के याद करो, रफ कॉपी में 2-3 बार कम से कम इसको लिख के देखो, फिर आपके याद होगा। और डेली इस चैप्टर को रिवाइज करते जाओ, जो आपने पीछे पढ़ लिया उसको एक बार थोड़ा सा देख लिया करो, इससे क्या आपने भूलते नहीं है, नहीं तो पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो प्रैक्टिस से ही आपको क्या होगा, ये परमानेंट आपकी याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इसकी खूब करो, इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे और बोर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।